नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, एक्सरसाइज चल रही है 1B। यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं एक्सरसाइज 1B। और अब इस समय क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो आने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के जो ये वीडियो दिया गया है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और ये आपको बताना चाहते हैं, जो साथी पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि ये वास्तविक संख्या चैप्टर गणित कक्षा 10 का सवाल है और मनोहर रे डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक का सलूशन है। सवाल व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए जो डॉक्टर मनोहर रे से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चलिए भाई, यहां पर हम लोग फिर से एक बार सवाल सुनेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि 6 की पावर n लिखिए और जहां n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखी जाए, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, तो कह रहे हैं क्या ये संभव है कि 6 की पावर n का जब मान निकाला जाए तो वो 0 पर समाप्त हो जाए। आइए अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 हैं। अगर आप 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 2 और 3 लेकर के आएगा। यहां पर लिखेंगे इसलिए हम लिख सकते हैं 6 बराबर 2 इंटू 3 और इसी के आधार पर 6 की पावर n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है। तो यहाँ पर इसी बात को आप लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे। अतः 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे सवाल तार्किक सवाल कहलाते हैं और इन सवालों को तर्क के आधार पर ही हम हल करते हैं। अब लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याओं के घात होंगे। इसके गुणनखंड में केवल 2 संख्याओं 2 व 3 के घात होंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अतः कोई भी संख्या स्मॉल n जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हो, अतः स्मॉल n जो 6 की पावर n पे आया है
बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ऐसी नहीं है जो 6 की पावर n के मान को शून्य पर समाप्त कर सके। और ये क्या लिख दिया हमने, यहां पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूफ्ड। तो देखिए ये एक तार्किक प्रश्न था, तर्क के द्वारा इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की गई है। यहां पर मैं और भी बता देना चाहता हूं, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, यहां पर एक फार्मूला अगर लगा करके देखें a इंटू बी की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू बी की पावर n, इस आधार पर यहां पर बनेगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब n का कोई भी मान रखेंगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, कभी भी 2 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी तरीके से 3 की पावर n, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से सवाल को आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप इस सवाल को तर्क के माध्यम से हल कर सकते हैं। आइए उसे हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो तरीका भी जो है आपके साथ यहाँ पर हम लोग साझा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाइए हमारे साथ। यहां पर हम लोगों ने लिख दिया अथवा। आप या तो ऊपर वाला तरीका अप्लाई करें और या तो आप नीचे वाला तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम आपसे कहना चाहेंगे यहां पर मिक्स लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जो हिंदी भाषा वाले बच्चे हैं और जो बच्चे इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन दोनों के लिए हम कुछ बेहतर चीज़ें यहाँ पर मुहैया करा सकें। अब यहाँ पर क्या है, फिर से एक बार सवाल को आपके लिए रिवाइज करते हैं। सेम सवाल है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसका हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना n एक प्राकृतिक संख्या है, माना स्मॉल n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब है नेचुरल नंबर। इसके बाद हम आगे चलेंगे, माना 6 की पावर n, विरोधाभास नियम का इस्तेमाल करेंगे, माना 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे। अब यहां पर लिखेंगे फिर 6 की पावर n 2 और 5 से विभाज्य है। आपको पता है ये नियम होता है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वो 2 और 5 दोनों से विभाज्य रहेगी। लिखेंगे इसलिए 6 की पावर n कॉमा लगा देंगे, संख्या 2 व संख्या 5 से विभाज्य है। बहुत बढ़िया, अब आगे चलेंगे। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यहां पर लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड और संख्या 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यह है 2 गुणे 3। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे इसलिए 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। अब क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है या 5 उपस्थित नहीं है। अब क्या करेंगे, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अतः अंकगणित की आधारभूत
प्रमेय से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या का मतलब है डिविजिबल नंबर, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब क्या है, अतः यह गुणनखंड अद्वितीय है। अतः यह गुणनखंड अद्वितीय है। ठीक, अब आगे चलेंगे। अब नीचे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना ठीक है, हमारी कल्पना गलत है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक को हम प्राकृत भी लिखते हैं, सिक्स की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड। ये बात हमने तर्क के आधार पर कही, दो तरीके से ये आपको समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए भाई अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 10। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, शुरू करते हैं, लिखेंगे 7 गुणे 11 धन 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। आपके सामने लिखते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे का मान। चले भाई, अब क्या करना है, एक बार फिर से इसे नोट करेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। यहां पर दो पद दिए गए, इन दोनों पदों से हम कितना कॉमन लेंगे, हमने कॉमन लिया 13। तो जब 13 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, ये बचा 7 गुणे 11 धन 1। अब चलेंगे, ये हो गया 13 और 11 सत्ते 77, 77 धन 1, तो ये हो गया 13 गुणे 78। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब यो इसका मान आ जाएगा 1014, 1014। अब नीचे लिखेंगे संख्या 1014 एक भाज्य संख्या है। अतः अब जब संख्या 1014 एक भाज्य संख्या है तो ये जिससे बनी है वो भी एक भाज्य संख्या होगी। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 भी एक भाज्य संख्या होगी। यह होगी या है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्योंकि संख्या 1014 13 से कटेगी, 2 से कटेगी और
उन सारी चीज़ों से कटेगी जो 78 को काट सके। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है, दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, दूसरा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। यहां पर हम इसका मान निकालेंगे, तो हमने लिखा काम मान। चलिए भाई हम इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग नोट करेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब कितना हम इससे कॉमन ले लेते हैं? हम इससे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 पद दिए गए, इन दोनों पदों से कॉमन ले सकते हैं 5। तो क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 1। इसके बाद हम जब इसका मान हल करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा इन सबका गुणनफल 1009। ठीक है, आगे चलते हैं। 1009 में 5 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 5045। लिखेंगे संख्या 5045 एक भाज्य संख्या है। अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? कह रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जो है रवि को 12 मिनट लगते हैं। वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थानों पर मिलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसा सवाल आता है, आप ये ध्यान रखिएगा कि दोनों एक ही पॉइंट पर खड़े हुए हैं और चक्कर लगा रहे हैं और दोनों के चक्कर पूरा करने का समय अलग अलग है। तो जब भी वो अगली बार, जब भी जितनी भी देर बाद वो उसी पॉइंट पर मिलेंगे, तो वो पहली ही बार होगा जब वो उस पॉइंट पर मिले। एक बार तो जब वो वहां से चलेंगे और दूसरी बार वो जब वो वहां पर मिलेंगे। तो पहली बार मतलब कम से कम समय, और कम से कम समय, तो कम से कम समय के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, कम से कम समय में उनको वहां पर मुलाकात करनी होगी। आ जाइए यहां पर शुरू करते हैं। सोनिया को लिखेंगे, सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय और ये समय कितना है? ये समय है आपका 18 मिनट। इसके बाद फिर रवि द्वारा सेम लाइन लिखेंगे आप, वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, और ये कितना है? ये है 12 मिनट। देखिए हमने लकीर खींच दी है, लेकिन आपको भूल करके भी बोर्ड एग्जामिनेशन में लकीर नहीं खींचना है। लकीर हमने इसलिए खींच दी है क्योंकि जो चीज़ ऊपर लिखी हुई थी वही चीज़ नीचे लिखनी थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि ये दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं और हमको ये पता करना है कि वो पुनः एक ही उसी प्रारंभिक बिंदु पर कितनी समय बाद मिलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि सोनिया व रवि एक स्थान से एक ही दिशा में
चक्कर लगाते हैं, अतः पुनः उसी स्थान पर उन्हें मिलने के लिए उनके द्वारा लगे समय का लासापा ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या करना है भाई, सवाल को हल करते हैं। यहां पर लिखेंगे 18 का भाज्य गुणनखंड, और 18 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद हम लोग किसका गुणनखंड निकालेंगे, 12 का भाज्य गुणनखंड, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियां 12। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे 18 व 12 का लासापा, लासापा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको फार्मूला मालूम है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए भाई, उभयनिष्ठ के बारे में देखिए, हमने क्या बताया, किसी एक को लेकर के उभयनिष्ठ देखेंगे। क्या उभयनिष्ठ है, 2 और 3, तो उभयनिष्ठ हो गया 2, और इसके बाद शेष क्या बच रहा है, उन सबको हम एक साथ मर्ज कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा कितना निकलेगा, हमारा निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए सोनिया व रवि 36 मिनट पश्चात पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने लासापा क्यों निकाला, क्योंकि वो कम से कम समय पे मिलेंगे, इसके लिए हमें इनका लासापा ज्ञात करना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कह रहे हैं कि नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक डायग्राम बना हुआ है, हम भी आपके लिए डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि यहां पर लिखा हुआ है x, पहले हम आपके लिए डायग्राम जो है वो तैयार करते हैं, इसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब ये हो गया आपका, यहाँ पर हम वैल्यू भरते हैं, x ये 3, ये 195, यहाँ पर है 3, और ये है y, इसके बाद ये है 5, और ये है 13। ये एक
मैप बना हुआ है और हमको यहाँ से निकालना है कि x का मान बराबर क्वेश्चन मार्क और इसके बाद y का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर इस डायग्राम को आप देखें तो जो x का मान है वो x से दो वैल्यू निकली हैं 3 और 195। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं चूंकि x इज इक्वल टू 3 इंटू 195 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा 585। एक आंसर तो आपका ये हो गया, यहाँ पर हम लोग कर देंगे आंसर। इसके बाद हम दूसरा मान निकालते हैं। अब देखिए भाई ये जो y है तो y को आप देख रहे हैं कि y से दो चीज़ें निकली हुई हैं, दो रूट निकले हुए हैं 5 और 13। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 13। तो चूंकि y इज इक्वल टू 5 इंटू 13, y इज इक्वल टू अब 13 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आई 65। अब देखिए क्या करेंगे कि आप दूसरा आंसर आप इसे दे देंगे। तो आप देख रहे हैं इस सवाल के लिए x की वैल्यू आ रही है 585 और y की वैल्यू आ रही है 65। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3 भाज्य संख्याएं। पहले वाले सवाल की तरह करना है हमें। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 7 गुणे 13 गुणे 11 और ये ब्रैकेट बंद है और प्लस 11 का मान, हम ये इसका मान निकालेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा, फिर से एक बार इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 13 गुणे 11 और ब्रैकेट बंद करके धन 11। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो टर्म हैं हम इनसे 11 कॉमन ले लेंगे और बचेगा 7 गुणे 13 और इसके बाद धन 1। ठीक है, 7 गुणे 13 और धन 1, कुछ इस तरीके से दो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अभी हो जाएगा 11, इसके बाद 13 सत्ते कितना होता है, 13 गुणे 7 91 और 91 में फिर 1 को जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 11 गुणे 92 और 11 गुणे 92 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 1012। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि 1012 11 से भी कटेगा, 1012 से भी कटेगा, 92 से भी कटेगा और 92 भी तमाम चीज़ों से कर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संख्या 1012 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा कम से कम एक फैक्टर और से कट जाएं, किसी एक अन्य संख्या से कट जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि संख्या 1012 एक भाज्य संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 7 गुणे 13 गुणे 11 और धन 11 भी एक भाज्य संख्या है। चले भाई, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, और इसके बाद प्लस कितना दिया गया है 3। अब इसका मान निकालना है हमको। तो चलिए भाई इसका मान निकालते हैं। एक बार हम इसे फिर से नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और प्लस 3। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। इसके बाद यहाँ पर हम एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3। अंदर जो ब्रैकेट में गुणा करके मान आएगा उस मान को लिखेंगे और जब हम इन सब का मान का गुणा करते हैं तो हम अपनी रफ कॉपी पे करके देखते हैं तो आता है 1680। 1680 में हम 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1681। 3 गुणे 1681 और इसका गुणनफल जो आएगा वो आएगा
5043। अब आप देख रहे हैं कि 5043 5043 से भी भाज्य है, 1 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, और इसके अलावा 1681 से भी भाज्य है। फिर 1681 जिन संख्याओं से कटेगा 5043 भी उनसे कट जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि संख्या 5043 एक भाज्य संख्या है, इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 3 ऐसे भी एक भाज्य संख्या है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छी राइटिंग बना करके आप पेपर हल करिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो एक्सरसाइज 1B का लास्ट सवाल है। यहां पर भी एक मैपिंग दी गई है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड अप करनी है। चलिए हम मैपिंग बनाते हैं। देखिए क्या है, कुछ इस तरीके से मैपिंग है। यहां पर दिया गया है एक्स, इसके 2 रूट निकले हुए हैं। पहले रूट पे जो बॉक्स है वहां पर दिया गया है 2, दूसरे रूट पे जो बॉक्स है वहां पर दिया गया है 3381। इसके बाद इससे 2 बॉक्स निकले हुए हैं। पहले बॉक्स में आपका दिया गया है 3 और दूसरे बॉक्स पे आपका दिया गया है y। फिर y से 2 बॉक्स निकले हुए हैं। पहले बॉक्स में आपका दिया गया है 7 और दूसरे बॉक्स में आपका दिया गया है 161। इसके बाद इससे 2 बॉक्स निकले हुए हैं और पहले बॉक्स पे दिया गया है 7 और दूसरे बॉक्स पे दिया गया है z। अब आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि x का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, y का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, z का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। ये 3 मान आपको निकालने हैं। आइए देखते हैं x के जो 2 घटक हैं, वो 2 कंपोनेंट हैं, वो क्या है। x इज इक्वल टू 2 इंटू 3381। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू 2 इंटू 3381, तो x की वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी और जब हम इनका गुणा करेंगे तो आएगा 6762। ये आपकी एक वैल्यू है, यहां पर हम डाल देंगे आंसर और आप इसे बेहतरीन तरीके से बॉक्स पे बंद कर देंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं y से 2 वैल्यू निकली है 7 और 161। ठीक है, y से 2 वैल्यू निकली है 7 और 161। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि y इज इक्वल टू 7 इंटू 161। अब यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी 7 गुणे 1 करेंगे तो 7, 7 42 की 2, हाशिए लगा 4, 7 कम 7 4 11। तो ये आपका मान आ गया 1127। इस मान को आप डिब्बे में बंद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम मैपिंग से देखते हैं कि z क्या है। तो 161 की 2 वैल्यू हैं, 2 कंपोनेंट हैं 7 और z। तो यहां पर हो जाएगा चूंकि 161 बराबर 7 इंटू z, इसलिए z इज इक्वल टू, अब देखिए 7 उधर भाग पे इधर आ जाएगा, तो 7 उधर गुणे में इधर आ जाएगा तो भाग पे हो जाएगा। z इज इक्वल टू 7 दूनी 14। इसके बाद कितना बचा 3, तो 7 3 21। अब इसको हम जो है बॉक्स पे बंद कर लेंगे और ये हमारा जो है z की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपने x, y और z की वैल्यू फाइंड अप कर ली। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से एक्सरसाइज 1B समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज पसंद आई है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे आने वाले समय में क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी की मैथमेटिक्स और साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेंगे। और जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।